अच्छा, आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था वो है तो न्यू टॉपिक है, इज़ अबाउट प्रोस्पेक्टस है, लेकिन थोड़ा-सा लास्ट जो हमने टाइम डिस्कस किया था टॉपिक इस वाज़ जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड था, कंपनी रजिस्ट्रेशन की। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी बातें थी, जो बेसिक जो उसको की जो उसका टेक अवे था कि वो होता क्या है बेसिकली, तो वो तो मैंने डिस्कस किया था पहले भी। लेकिन थोड़ी-सी अब इसकी ब्रीफ इलैबोरेशन हम अभी देखेंगे कि क्या इसके बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैंने एक और टॉपिक आज पढ़ाना है जो है अबाउट द प्रोस्पेक्टस। उसको हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पर्सपेक्टिव में पूरा एक जो डॉक्यूमेंट बताया गया है प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो ना ज़रूरी बातें हैं, वो क्या हैं और वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो ज़रूरी बातें हैं, जो उसकी कितने किस्म का होता है, क्या-क्या उनके फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी आज मैंने डिस्कस करनी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। सबसे पहले देखें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था मेमोरेंडम के डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को देखता है। इंटरनल अफेयर से हमारा मामला जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, जो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड जो बातें होती है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने बतानी होती है बिफोर स्टार्टिंग द जो आपका ऑपरेशन है कंपनी का फॉर्मली जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू मेक ऑल दीज थिंग्स क्लियर। आपने राइट्स पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट सारी की सारी नरेट करनी होती हैं, बतानी होती हैं। अच्छा, इसमें जब आगे मैं एक डिफरेंशिएट करने वाली जो स्लाइड है ना, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या की डिफरेंसेस हैं, वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन और उसमें भी पता चल जाएगा आपको कि क्या जो की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, वो क्या हैं व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक चीज़ ये है कि देखो जो अभी बताने वाली वो ये कि मेमोरेंडम में आप डिटेल से इलैबोरेट करते हैं, बताते हैं इस, लेकिन जब आप आर्टिकल बता रहे होते हैं ना, आर्टिकल का प्रोफार्मा होता है, जो कि जैसे एडमिशन फॉर्म होता है ना, उसमें कुछ ब्लैंक्स होती हैं, कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, यू हैव टू फिल इट अप। तो ये इस तरह का एक एनेक्जर होता है। अच्छा, अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेरी भी करता है कि जिस कंपनी जिस सेक्टर की है उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसको फिल अप करते हैं। आप वही एनेक्जर जो कि स्पेसिफाइड है रिलेटेड टू दैट सेक्टर एंड दैट कंपनी, आप वही डाउनलोड करते हैं, आप उसी को फिल अप करते हैं, देन सबमिट करते हैं। अगर कोई अलग से आपका फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो फिर आप टेबल ए अडॉप्ट करेंगे। टेबल ए बेसिकली क्या है, ये वो पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो उस कंपनी के इस कैटेगरी की सारी रिक्वायरमेंट जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ना, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो तो क्या क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बतानी बतानी जरूरी है, मेंशन करनी जरूरी है, वो सारी इस फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। और इसके अलावा जैसे अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें क्या-क्या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको की तरफ से चाहिए आपके रेगुलेटर को, तो वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दी हुई होती है आसानी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर दीज जो न्यू बॉन्ड कंपनीज है ना, कि जो नई कंपनीज बन रही है उनको कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना हो और वो स्मूथली अपना काम सर अंजाम दे सके। तो इसलिए ये बेसिकली उन्होंने खास करके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टेबल्स एंड एनेक्जर्स बने हुए होते हैं और वो आपने बताने होते हैं। मेमोरेंडम में तो बेसिक क्लॉजेस है ना व्हिच यू हैव टू अकोमोडेट, आपको उसकी डिटेल आप फिर तफसील में बताते हैं। यहाँ पे आपने जो है फॉर्म्स को एक तरह से फिल करना होता है, जो भी अकॉर्डिंगली एनेक्जर है उसको आप फिर फिल अप कर लेते हैं। तो ये एक फर्क है। अब जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की मैंने बात की, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ये टेबल सी अडॉप्ट करेगी। ये टेबल सी बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसको वो अडॉप्ट करेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड, वो सारे जो क्लॉजेज उसमें दिए हुए हैं उसमें, वो उस पे भी किए जा सकते हैं, उसको अलग से प्रिंट भी कर सकते हैं अगर ज्यादा डिटेल्स हैं। ऑब्वियसली समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको जगह कम दी हुई होती है तो आपको कहा जाता है कि आप नेक्स्ट अटैच जो जरूरी मालूमात है वो आप अटैच कर दें साथ में, तो ये वाला काम भी पॉसिबल है। ऐसा ही नहीं है कि आपने उसी में, तो दोनों तरह से आपको ऑप्शन दिया गया होता है। तो ये बेसिकली इसमें बात है। इसके बाद बताया उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बात है। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्या बात है कि जब आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप दिमाग में इमेजिन करें विद रिस्पेक्ट टू द एडमिशन फॉर्म। जब जैसे आप अपने अगर किसी इदारे में एडमिशन लेना है तो यू फिल अप एन एडमिशन फॉर्म ना, इसी तरह ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी जरूरी फॉर्म्स हैं जो है आपको फिल करने होते हैं आपकी जो कंपनी है उसको रजिस्टर करने के लिए। अच्छा, मैंने आई थॉट ये देयर इज सम मैसेज फ्रॉम सम स्टूडेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको फिर से एक दफा हमने रिकैप कर लिया कि व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट इट। अब देख लेते हैं कि इसके पर्टिकुलर्स क्या हो सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीजें हैं, क्या-क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखो, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मस्ट कंटेन फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस।
रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, ये पर्टिकुलर चीज है जो इंटरनली कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ये आपने बतानी है। अच्छा, ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 50 से ज्यादा होंगे तो फिर आप नहीं उसको प्राइवेट कंसीडर करते, वो उसके एफर्ट से निकल जाता है, देन यू हैव टू लुक इनटू दैट। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखो तीसरा एक पॉइंट लिखा है, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब। ऑब्वियसली एक प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक। तो अगर कोई इस किस्म की चीज है तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो ये चीजें नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है तो वो ये बातें जो कि 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं या कोई लिबर्टी है मेंबर्स की, वो ये नहीं कर सकती। ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं कि ये इन सारी बातों पे भी ध्यान दिया जाता है। पब्लिक कंपनी का सिनेरियो डिफरेंट होगा। इसी तरह ये कुछ कंटेंट्स ये पहले भी हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या चीजें इंटरनल मैटर्स, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसे क्या फैसले हैं जो इन्होंने आपने बताने हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो ऐसी क्या इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकती हैं जो यू नीड टू डिस्कस विद इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वो देखो यहाँ पे कुछ इन्होंने इंस्टेंसेस बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होगी, आपकी शेयर जो है उसको पार वैल्यू क्या होगी, कितने शेयर्स आपने इशू करने हैं, कितने ऑथराइज कराने हैं। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है वो कर सकते हैं, किस तरह होगी। सरेंडर ऑफ शेयर, फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर ने अगर ट्रांसफर करने शेयर, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर। अगर कोई मैनेजमेंट में से शेयर्स को ट्रांसफर करना चाह रहा है और रिजाइन करना चाह रहा है तो देन व्हाट विल बी द सिनेरियो। अगर शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं, कमी करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, मीटिंग्स कब कब होंगी, किधर होंगी, कैसे होंगी, ये सारी बातें आपने, अगर आपने वाइंड अप करना है तो क्या वॉलंटरी वाइंड अप होगा या आप बाय कोर्ट वाइंड अप कराएंगे या आर्बिट्रेशन के थ्रू जाके वाइंड अप करेंगे, या कोई ऐसी पर्टिकुलर काम के लिए आपने कंपनी बनाई हुई है, ओके वो काम खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली कंपनी को खत्म तस्वर किया जाए। तो ये सारी बातें आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बतानी होती है। ठीक, अब देखो ये जो स्लाइड है ना, दिस इज वेरी मतलब एक ब्रीफ एक बर्ड्स आई व्यू है, एक समरी है रिगार्डिंग द, जो आपको डिफरेंस बताता है इन दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बीच में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में, कि नेचर क्या है। मेमोरेंडम एक चार्टर है, चार्टर ऑफ द कंपनी, ओवरऑल एक जो है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली बिल्ड करता है कंपनी का। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस वो पार्ट्स एंड वो पाथवेज हैं जो आपको बताते हैं कि आपने क्या एसओपीज फॉलो करने हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी यू आर गोइंग टू फॉलो। क्योंकि इसमें चेंज तो आप नहीं कर सकते, चेंज कर सकते भी हैं लेकिन टीडियस प्रोसेस है, बड़ा लेबरस प्रोसेस बनाया हुआ है ताकि आप पहली दफा ही जो फैसला करें वो सोच समझ के करें। उसके बाद देखें कंटेंट्स, कंटेंट्स में ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये इट टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बाय लॉज है। बाय लॉज क्या चीज होती है? बाय लॉज वो एसोसिएटेड वो ऐसे लॉज होते हैं जो कि असिस्ट करने के लिए बनाए हुए होते हैं। लेट मी टेल यू एन एग्जैक्ट डेफिनेशन बाय लॉज की, कि बाय लॉज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली वो ऐसे लॉज, ऐसे जो कवानीन है जो एसोसिएट करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करती है ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रेगुलेट कर सके। मतलब बार बार उसको इनिशिएट ना करना पड़े कोई ऐसा कानून, बार बार हर चीज के लिए आपको डिफाइन ना करना पड़े चीजें, एक ऑटो पायलट में जाने के लिए कुछ ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर लेती है ताकि वो अपने आप को रेगुलेट कर सके। और कोई जो भी हायर मैनेजमेंट होती है वो इस तरह के रूल्स को डिफाइन करती है। तो ये बेसिकली बात है। सो पर्पस ये होता है कि आप कंपनी के जो काम करने वाले अफराद हैं उनके जो एक्शंस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल एक सीट पे अगर एक बंदा बैठा है तो उसकी जेडी अगर डिस्क्राइब्ड है, उसका रोल एंड ड्यूटीज आर डिफाइंड, तो फिर अगर वो बंदा चला जाता है उस जगह पे कोई और बंदा आता है तो उसके लिए बिल्कुल कोई होगी इस तरह की सिचुएशन ना हो कि जिसमें वो उसको पता ही ना हो कि उसने करना क्या है। जब उसके पास ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद होंगे, उसकी जेडी मौजूद होगी, उसकी ये इस तरह के बाय लॉज पहले ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइन हुए होंगे, तो उसके लिए काम को चलाना मुश्किल नहीं होगा और काम आपका कंटिन्यू रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस बीच में नहीं कॉज होगी। तो ये बेसिकली इसमें बात है। रिलेशंस डिफाइन का क्या मतलब है? रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ऑब्वियसली कोई ऑफिस है तो आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि लायबिलिटी क्लॉज, आपका ऑफिस, आपका नाम, ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करती है ना विद आउटसाइड आउटसाइडर्स, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं तो हाउ दे गेट टू नो अबाउट योर कंपनी एंड हाउ दे विजिट यू एंड हाउ दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू। तो ये आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाने के लिए यू नीड सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब हुई होती है। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसका फोकस होता है इंटरनल मेंबर्स जो आपके विद इन द कंपनी काम कर रहे हैं, वो आपके सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, वो आपके मैनेजमेंट की साइड पे भी बात हो सकती है। तो बेसिकली ये एक अगर हम कहें कि ब्रॉड सर्कल एक एमओए है, तो विद इन दैट ब्रॉड सर्कल एक और सर्कल मार्क किया जाए अगर, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका कहलाया जाएगा। फाइलिंग,
फाइलिंग से मेरी मुराद ये है कि आपने इसको जमा करना है, मतलब एससीसीपी क्या मैंडेटरी करता है कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लाजमी फाइल करना है, बनाना है और बना के जमा करना है। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें यू कैन अडॉप्ट, you adopt the जो necessary and the accordingly जो आपके पर्पस से मैच करता एनेक्जर है, वो आप जो आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप कंपनी को लॉन्च करना चाहते हैं, उस कंपनी को आपने फिर उसके मुताबिक आपने करना होता है। मैम मैं ऊपर से होकर आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप इधर ही हैं? हाँ मैं इधर ही हूँ। अच्छा, उसके बाद ऑल्टरेशन है। ऑल्टरेशन में देखो, अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है तो देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, बहुत टफ इसकी क्राइटेरिया बनाया गया है। बिकॉज जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरेशन जब करनी होती है तो एक कमीशन फॉर्म होता है, देन यू गेट द परमिशन, और फिर आप परमिशन लेते हैं, और फिर ये भी देखा जाता है कि किस नेचर की ऑल्टरेशन है। अगर आपकी जो ऑल्टरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन है या विद रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटी है, तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आपके उस क्लॉज में जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं उसमें है, उसी हिसाब से फिर उन्होंने उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप पहले कमीशन फॉर्म करेंगे, जो कहते हैं ना वो जो स्टेप्स हैं और जो रेड टेपिज्म जैसे बोलते हैं कि जिसमें आपके इतने स्टेप्स होते हैं कि आपको वो एक चीज को मुश्किल बना दिया जाता है, इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करके इतनी फॉर्मेलिटीज वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि वो चीज आपके लिए मुश्किल हो जाती है, मतलब गो टू थिंग नहीं रहती। तो ये बेसिक पर्पस कमीशन बनाने का, और ये फैसला तो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी का है ना, कि कंपनी ने डिसाइड किया और जाके एससीबी को बता दे, दैट सिंपल इज दैट। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसको मजीद जो लूप होल्स हैं उसमें उलझाया जाता है कि आप पहले कमीशन फॉर्म करें, फिर कमीशन जो है वो डिसीजन देगा, फिर आपने इतने दिन फॉलो करने हैं, इतने दिन में कर दिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट करें, फिर दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट होगा, एंड देन अगेन यू विल फॉलो द गाइडलाइंस। तो ये जो डिटेलिंग है, इसको करने का पर्पस ये है कि इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि कंपनी पहले ही सोच समझ के अपना जो भी नाम है या जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं उनको डिसाइड करें, बार बार चेंज ना किया जाए। बिकॉज इस तरह एक कंफ्यूजन भी जाती है हमें, और अवाम को कंफ्यूज करके और उनको मतलब डिसेप्शन सोर्ट वाली फीलिंग जाती है, एक इंप्रेशन ऐसा जाता है पब्लिक के लिए। तो जो रेगुलेटर्स होते हैं उनका काम ही होता है कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। उसके बाद देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिंपल इंटरनल मैनेजमेंट आपस में एक रेजोल्यूशन पास करती है, देन दे कैन ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये इसको इतना वो नहीं रखा गया क्योंकि इसका ताल्लुक इंटरनली है, इंटरनल मैनेजमेंट एंड इंटरनल एम्प्लॉय से रिलेटेड ये सारी ये बातें। लेकिन जहाँ पे देखो आपका एक्सटर्नल आपकी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई, और वहाँ पे ऐसे जो आप देखेंगे इन सारी बातों में आप देख रहे हैं कि जो आपका रेगुलेटर है एससीसीपी है, उसका रोल, उसकी जो बाइंडिंग्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा आपको स्ट्रिंजेंट नजर आती हैं कि उसने ऑल्टरेशन पे भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, फाइलिंग भी मैंडेटरी करार दी हुई है, और मतलब इसको एक इंपॉर्टेंस भी इस डॉक्यूमेंट को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ज्यादा दी गई है। लीगल इफेक्ट्स इसके क्या है? कैन नॉट रेटिफाई, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो क्लॉज है ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपका पर्पस लिखा हुआ है कि कंपनी का पर्पस क्या होता है, किसके लिए बनी हुई है, और ये बेसिकली लीगल इफेक्ट्स में हम ये चीज देखते हैं कि क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है। रेटिफाई का मतलब अपने पहले भी शायद ये लफ्ज पढ़ा हो, रेटिफाई का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना मतलब ये इसको हम इस तरह से देखेंगे कि देखो जैसे क्या कोई ऐसी बात का या कोई ऐसा काम जो कंपनी कर रही है और उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है अगर सारे मेंबर्स एग्री हो जाएं कंपनी के? फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट में हूँ, अगर लेट्स सपोज 4 लोग हम मैनेजमेंट में हैं और हम कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है कंपनी जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर की है, तो क्या अगर मेंबर्स एग्री हों तो क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है? हम इस बात पे उसको जाने दे सकते हैं कि क्या हाँ ठीक है, हम जो एग्री हैं कि वी आर द मैनेजमेंट एंड वी एग्री ऑन दिस थिंग, तो फिर ठीक है इसको आप एक्सेप्टेड समझे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, दूसरा एससीसीपी की जो रेगुलेशन है, जो रूल जो सुपरविजन है इज वेरी स्ट्रिंजेंट। तो एससीसीपी कहता है कि अगर आपने एक चीज ऑब्जेक्ट लॉस में नहीं लिखी तो आप उससे बाहर आप उससे नहीं जा सकते, उसके स्कोप से आप बाहर नहीं जाएंगे। जो चीज आपने मेंशन की है ऑब्जेक्ट लॉस में, उसकी हदूद में रहते हुए आप अपना बिजनेस करेंगे और आप काम करेंगे। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप देख सकते हैं कि इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ मैनेजमेंट जो है वो एग्री करती है तो यू कैन चेंज, आप अपना जो आपकी वर्किंग है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल एक एसओपी बनाया गया है और बाद में उसमें कोई ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड है तो दे कैन डू इट। आपस में दे कैन डिसाइड रेजोल्यूशन पास करके, ये रेजोल्यूशन ना भी करें, वर्बली भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ दे एग्री ऑन द थिंग
कि they have to alter any rule and regulation या कोई SOP या कोई ऐसा bylaw change करना है, तो they can easily do it. इसमें उनको SCCB की तरफ से कोई भी किसी भी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ेगा, and they can easily do that. ठीक है, तो ये इसमें सारी की सारी सिचुएशन हमने डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरेंडम. थोड़ी हमने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी एक दफा रिकैप कर लिया कि हमने क्या पढ़ा था और ये है एक्चुअल में क्या. अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि ये क्या चीज होती है. देखो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है आपने अगर, तो आप दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टस देखते हैं ना, आप फिर देखते हैं उसमें, उसको पढ़ते हैं, उसमें डिटेल्स को देखते हैं, एंड देन यू फाइनली डिसाइड कि आपने उस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है. सेम इज द केस, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे. अब प्रोस्पेक्टस का बेसिक पर्पस क्या होता है कि लोगों को अपने बारे में आगाह करना, अपनी मालूमात बताना. ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस का पर्पस है. अच्छा जी. उसके बाद देखते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है, और थोड़ी सी इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, एंड दैट्स हम इसको उसके बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने इसको ओरिएंटेशन लेनी है कि व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस और आपका जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है वो क्या कहता है अबाउट द प्रोस्पेक्टस. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक्सक्यूज मी. अच्छा, तो आई वाज सेइंग प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस करना है. अब सबसे पहले तो चीज जानने की जरूरत ये है कि व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी. मैंने आपको इसका जनरली एक क्लू ये दिया कि प्रोस्पेक्टस, इसका कॉन्सेप्ट वैसे ही रखना है दिमाग में जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप उसके पहले प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है. इसी तरह प्रोस्पेक्टस एक कंपनी भी इशू करती है. एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बेसिकली कंपनी के केस में भी, जिसमें आप ये जो जनरल पब्लिक है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द कंपनी. उसमें आप ये बताते हैं कि आप को उसको क्यों फंड्स प्रोवाइड करें, मतलब उस कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करें, उसके शेयर्स को क्यों सब्सक्राइब करें. ये इस किस्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी की से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस में. एक बुकलेट होती है जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस की बुकलेट होती है, तो आप उसको इशू करते हैं. इट इज अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट अ कंपनी. ऑब्वियसली अभी हमने ये चीज बताई आपको. इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द कंपनी. कंपनी के जो मेन ऑफिशियल्स हैं उनको उनके सिग्नेचर्स होते हैं, उनकी जो है वो ड्यूली साइंड होता है वो डॉक्यूमेंट. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. अगेन इट इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ठीक है, ऑब्वियसली आप क्या चाहते हैं प्रोस्पेक्टस देके कम लोगों को बांट के ये प्रोस्पेक्टस आप चाहते क्या है. आपका पर्पस ये है कि लोग आए, आपकी कंपनी के बारे में जाने, उसकी इंफॉर्मेशन लें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें, उसके शेयर्स खरीदें, उसके डिबेंचर्स खरीदें. अब एक चीज यहाँ पे क्लियर करने वाली है कि शेयर कैप में और डिबेंचर में क्या फर्क होता है. शेयर जो है बेसिकली एक इक्विटी रेज करने का जरिया है. और जब आप शेयर लॉन्च करते हैं टू द जनरल पब्लिक, इसका मतलब, और लोग उसके बदले आपको पैसे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने कैपिटल रेज कर रहे हैं कंपनी का. तो कैपिटल रेज करने में और किसी से कर्जा लेने में फर्क होता है, क्योंकि जब आप कैपिटल रेज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका हिस्सेदार है, शेयर उसने ले लिया है, और अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसको आप उसके बदले डिविडेंड दे देंगे, उस प्रॉफिट का हिस्सा कुछ अगर आप देना चाहें और आपकी पॉलिसी ये हो तो आप उसको डिविडेंड दे देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो यू आर नॉट लाइबल. ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर है उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है. डिबेंचर के केस में ये होता है कि आप जो है ये इंडेप्टेडनेस है बेसिकली, ये डेट होता है जो कंपनी ने किसी डिबेंचर होल्डर से लिया हुआ होता है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट. अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है. इन्विटेशन टू द पब्लिक कि आप आएं और सब्सक्राइब करें हमारे शेयर्स, हमें पैसा दें. डिबेंचर्स या शेयर दोनों. अब मैं फर्क ये बता रही थी कि शेयर्स में क्या फर्क होता है और डिबेंचर्स में क्या फर्क होता है. तो शेयर्स का मैंने आपको ये बताया कि शेयर, एक बंदा शेयर परचेज करता है ना, तो वो कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है. हिस्सेदार बनने का मकसद ये है कि अगर तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो अगर कंपनी ने की पॉलिसी है कि वो प्रॉफिट डिविडेंड शेयर करेगी, तो कंपनी मुझे डिविडेंड दे देगी, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा मेरे साथ शेयर करेगी. लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी रिटेंशन की है और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, वो कहती है कि हम आपको कैपिटल गेन देंगे, यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसको रीइन्वेस्ट करेंगे और जो वैल्यू एडिशन होगी शेयर में वो आपको उसके शेयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो दैट इज आल्सो, ये कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन है, अपनी मर्जी है कंपनी की. ऑन द अदर हैंड अगर आप डेट डिबेंचर की बात करें, तो डिबेंचर बेसिकली एक कर्जा है. मतलब आपने आवाम से लिया, आपने लोगों से पैसे लिए, पैसों के बदले आपने उनको डिबेंचर, एक सर्टिफिकेट शेयर सिक्योरिटी इशू कर दी. इलेक्ट्रॉनिक है या पेपर पे है, जो डिपेंड्स. आपने वो उनको इशू किया, उसके बदले अब आप यू आर बाउंड टू पे देम इंटरेस्ट. यू कैन नॉट से कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ और मैं आपको पैसे नहीं दे सकता.
कम डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं बिकॉज दैट इज अ डेट दैट द कंपनी हैज टेकन फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम, लेकिन जो शेयर है वो बेसिकली एक ओनरशिप में आ जाता है। जब आप कोई बंदा शेयर परचेज करता है तो उसका मतलब है कि उसने कंपनी का उतना पोर्शन जितना उसने शेयर परचेज किया है उसने होल्ड कर लिया है। आपको याद होगा शायद हमने कहीं पढ़ा हो 1 शेयर 1 वोट, मे बी शायद किसी एसेंशियल्स में पढ़ा हो। तो ये भी एक सिनेरियो होता है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं जो डिबेंचर्स हैं रिप्रेजेंट इंडेप्टेडनेस ऑफ द कंपनी। द इनकम अर्न्ड ऑन द शेयर्स इज डिविडेंड बट द इनकम अर्न्ड ऑन डिबेंचर इज इंटरेस्ट। इस हवाले से बात की मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। इसके बाद देखते हैं आगे उसमें क्या और नई चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये है, ये तो अभी हमने बात की कि आप इसमें बता रहे होते हैं, इनवाइट करे होते हैं पब्लिक को, आप उनको इन्फॉर्म करे होते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में और आप उन्हें मोटिवेट करे होते हैं कि आप आए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। बेसिक पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस का यही होता है। It provides an authentic record of the terms and conditions on which the shares and debentures have been issued. मतलब आपको ये बताया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर शेयर्स इशू करने हैं तो कंपनी की पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग द डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इसके अलावा कितने पार का वैल्यू का शेयर होगा, कंपनी क्या राइट ऑफ इशू करती है, आईपीओस कब कब इशू करती है, ये सारी जो डिटेल्स हैं ये इसमें बताई जाती हैं। डिबेंचर्स हैं अगर तो उसके बारे में भी डिटेल बताई जाती है। इट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में प्रोग्राम डिटेल्स होती है ना कि बीबीए है तो उसमें क्या प्रोग्राम्स होंगे, कितने सेमेस्टर हैं, क्या कोर्सेज हैं, इसी तरह इसमें भी हर कैटेगरी से रिलेटेड डिटेल में बताया जाता है जितनी इनके लिए जरूरी है बात। It identifies a person who can be held responsible for any untrue or incorrect statements made in it. मतलब अगर सपोज अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो गया या कोई स्कैम हुआ है तो हु शैल आई हेल्ड अकाउंटेबल, मैं किसके पास जाके किसके अगेंस्ट में, अगले सपोज अगर मैं मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो मैं किसको जो है अकाउंटेबल ठहराऊंगी, और अगर मैंने उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स में जाना है तो फिर ऑब्वियसली मैं, एक तो सिनेरियो होता है कि आप ओवरऑल कंपनी के उसमें जाते हैं, लेकिन अगर छोटे मैटर्स होते हैं जैसे एक तो सिनेरियो है ना कि अगर कोई स्कैम है तो बड़े लेवल का स्कैम है तो देन यू कैन गो अगेंस्ट द कंपनी, आप कंपनी के केस में जाते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई इस किस्म की है मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए फिर आपने कोर्ट, आपका गो टू पर्सन क्या है, आपने किसको जाके बताना है और आपने किसको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, तो ये भी इसमें चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी। It helps the investors to take investment decisions. Obviously इसका पर्पस ही है जो आपकी जनरल पब्लिक है उसको इन्वेस्टर बनाना और ताकि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करें आपकी कंपनी। और कंटेंट्स क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के, जैसे देखें कंपनी का नाम है, उसका ऑब्जेक्टिव बताया स्टार्ट में, थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई ताकि पता चल जाए। सब्सक्रिप्शन लिस्ट की कब आप ओपन करेंगे, कब क्लोज होगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की, उसके रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट परसेप्शन उसके रिलेटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ अंडरराइटर्स कौन से हैं कंपनीज के, कंपनी के ऑडिटर्स कौन कौन है, ब्रोकर्स, बैंकर्स, ये सारी डिटेल्स आपकी डिटेल में लिखी हुई होती है इन द बुक ऑफ जो प्रोस्पेक्टस के नाम से हम डिस्कस करें। यहाँ से दिस इज जो मेन कंटेंट है आपके आज के टॉपिक का प्रोस्पेक्टस का वो स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कि कितनी टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है कि आप इसका पर्पस इस सारी डिस्कशन का, ये जो प्रोस्पेक्टस के टाइप्स, देखो बेसिक चीज तो समझ में आ गई ना कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज द मेन बेसिक थिंग। अब मजीद फर्दर इसकी जो बाइफरकेशंस हैं कि ये किस किस टाइप का होता है, फॉर एग्जांपल शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, आगे बेतहाशा टाइप्स आप देखेंगे, तो कोई ना कोई एक फीचर एक है तो बेसिक प्रोस्पेक्टस ही ना, कोई एक फीचर दूसरे से इसको फर्क कर रहा है। अब जैसे देखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिक फोकस इसमें जो कीवर्ड है इज ऑन द फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वो इशू करते हैं उसको बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स हैं, अब बैंक्स में अब देखो दो कैटेगरीज उन्होंने उसने मजीद स्पेसिफाई कर दी। बैंक्स कौन कौन से, स्केड्यूल्ड बैंक्स और नॉन स्केड्यूल्ड, इसको शेड्यूल्ड बैंक्स भी बोलते हैं उर्दू में, स्केड्यूल्ड बैंक्स भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है इसका। स्केड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, आपका जो कंपनीज जो कि ऑर्डिनेंस बैंक्स के पर्सपेक्टिव में जो फॉलो किया जाता है वो होता है ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 है और ना एसयूपी एक्ट 1956 है जो बैंक्स को रिलेटेड है। तो ये इधर से हमने यहाँ से डेफिनेशन ली। ये जो प्रोस्पेक्टस की टाइप है ये आपको बता रहा है कंपनी ऑर्डिनेंस की, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है जो कि बैंक्स इशू कर सकते हैं। अब कौन से बैंक्स, ये भी उसने बता दिया, स्केड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। अच्छा, अब फर्क की जो स्केड्यूल्ड बैंक्स और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स का मैं बताने लगी हूँ ये है विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज और वही बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 और एसपीपी एक्ट 1956, ये डेफिनेशन वहां से ली गई है। तो यहाँ उसके मुताबिक ये बताता है कि जो ऐसी बैंक्स जिनका पेड अप कैपिटल जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है, उनको आप बोलेंगे स्केड्यूल्ड बैंक्स,
एंड डज नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ एनी डिपॉजिटर। ऑब्वियसली पर्पस तो यही है ना कि आपने डिपॉजिटर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन बेसिकली जो की डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से कम है तो आप शेड्यूल्ड बैंक से, और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक तो कंप्लाई नहीं करते, मतलब जो उसके डोमेन के अंदर ही नहीं आता है। ऑब्वियसली जैसे लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज का फर्क होता है ना, कि लिस्टेड कंपनी जो है वो एससीसीपी के एम्बेड में आती हैं, कि एससीसीपी का उस पर कंट्रोल होता है, वो रेगुलेटर को जवाबदेह होती हैं। लेकिन जो नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो भी आपके मुल्क में साथ साथ ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन चूंकि वो लिस्टेड नहीं है तो वो एससीसीपी के, ये वही बात है जैसे डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है ना, कि जो तो टैक्स फाइलर बन गया वो गवर्नमेंट की आंखें उसमें आ गया, मतलब नजर में आ गया, लेकिन जो टैक्स फाइलर नहीं है वो अंडर द टेबल वो कर रहे हैं काम अपना, वो हिसाब से चल रहा है। जैसे मार्केट्स में देखें आपके, एक मार्केट होती है जो एक लीगल फॉर्मल प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट होती है, एक होती है ओटीसी या ये पता नहीं अंडर द काउंटर ओवर द काउंटर मार्केट होती है जो कि नॉन फॉर्मल होती है। तो ये बेसिकली चीजें हैं कि जो तो चीजें आती हैं अंडर द डेफिनेशन जो कि क्राइटेरिया को फॉलो करती है स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेटर, तो दैट इज फिर उसको कहा जाता है ना कि ये लीगल है, ऑफिशियल है, फॉर्मल है। तो यही बात यहाँ पे बताई है कि जो जिनका मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से कम है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है, वो आपके स्केड्यूल्ड बैंक हैं, और जो बाकी है उसके अलावा जो वो आपकी उसमें आते हैं, नॉन स्केड्यूल्ड में आते हैं, और वो तो रेगुलेट भी नहीं होते अंडर द एसपीपी एक्ट 1946। तो ये बेसिक फर्क हमने देखा। और शेल प्रोस्पेक्टस की बात अगर की जाए तो है तो प्रोस्पेक्टस ही, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक इंस्टीट्यूशन इशूड बाय द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो इंस्टीट्यूशंस जो कि स्केड्यूल्ड हैं, ठीक है। इसके बाद देखो रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है तो ये भी प्रोस्पेक्टस ही सारे इसमें जो रिलेटेड रेलिवेंट जो पर्टिकुलर्स हैं प्रोस्पेक्टस के वो इसमें आते हैं, लेकिन इसमें इसका जो नाम है ना दैट इज जो इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इस पे एक ना रेड कलर का एक रिबन सा, शायद आगे मैंने इस चीज को मेंशन किया हो, जो जैसे टर्म है ना रेड हरिंग, ये इसमें ना एक रेड कलर का एक बोल्ड सी एक स्टेट एक रिबन सा होता है इस प्रोस्पेक्टस पे पेस्टेड, उसके ऊपर एक बड़ा बड़ा बोल्ड डिस्क्लेमर लिखा होता है इन रेड, कवर पेज पे लिखा होता है कि ये प्रीलिमिनरी है, इसमें प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है। डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है कि आप पहले से इंतबाह कर देते हैं, पहले से बता देते हैं कि अभी ये प्रॉपरली फाइल नहीं हुआ, मतलब अभी ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस, अभी एससीसीपी के साथ चल रही है इसकी बातचीत। ये इसमें फुल पर्टिकुलर्स नहीं होते जिस तरह के एक प्रोस्पेक्टस में जो एक पूरी किताब होती है उस तरह से फुल पर्टिकुलर्स नहीं होते, लेकिन स्टिल इसमें जो जरूरी जरूरी बातें हैं ना वो इसमें मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज इसमें और जानने वाली है रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस में, वो एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस को मैंने एक यहाँ पर एक इसकी अच्छी सी वीडियो रखी हुई है अलग से, वो आपको शेयर करती हूँ ताकि आपको उसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस अलग से समझ आए, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको आराम से तसल्ली से एंड में देखते हैं। फिर देखो स्टेटमेंट इन लाइव प्रोस्पेक्टस है। स्टेटमेंट इन लाइव प्रोस्पेक्टस, ये नाम से पता चल रहा है कि है तो कंटेंट्स इन पर्टिकुलर तो आपके प्रोस्पेक्टस से वाले ही हैं इसमें, लेकिन आप एक इनिशियली एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, रजिस्ट्रार को जमा कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि व्हाट विल बी द मेन जो आपके की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, या आप ने अब अभी तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, लेकिन आप अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो क्या क्या उसमें क्रिटिकल जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग द रजिस्ट्रार आप ये स्टेटमेंट्स इन लाइव प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है बताने का कि द प्रोस्पेक्टस इज इन प्रोसेस, मतलब उसमें वर्किंग चल रही है। तो इसकी ये बेसिकली इसका आइडिया होता है। एब्रिज प्रोस्पेक्टस है ये भी प्रोस्पेक्टस ही, लेकिन चूंकि एब्रिज्ड है, एब्रिज का मतलब ये होता है कि शॉर्ट एंड एक होता है ना, जो समटाइम्स ऐसे होते हैं जो बड़ी कंपनी होती है उनकी बहुत डिटेल और बड़ी hefty बुकलेट्स बन जाती हैं, तो वो हर एक शेयर को इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको स्टडी करता रहे, तो इसलिए एक ब्रीफ समरी सी बना के दे दी जाती है, वो भी सर्कुलेट कर दी जाती है ताकि वो लोग उसको ब्रीफ एक बर्ड्स आई व्यू ले लें और उसको देखते हुए, जैसे इसमें लिखा भी है जैसे क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है उसमें, और क्विक और रेलेवेंट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ब्रिज प्रोस्पेक्टस की बात की हमने, उसके बाद डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, ये स्पेशल सिनेरियो है। एनी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच एन ऑफर फॉर सेल ऑफ एनी सिक्योरिटीज इज मेड टू द पब्लिक, ये नॉर्मली इन केस ऑफ आईपीओ इशू आप करते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इशू किया जाता है। अच्छा, इसके बाद उसमें डीम प्रोस्पेक्टस की और इसमें जो की पॉइंट है वो देख लेते हैं अगर कोई है तो।
देखो इसमें जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो होती ही है, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन जो कि नेसेसरी है बाय द कंपनी और वो कंपनी को चाहती है कि वो शेयर करे विद जनरल पब्लिक, वो भी इसमें इशू की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर है व्हेन अ प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड व्हेन अ पर्सन इज बोनाफाइड इनवाइटी। बोनाफाइड इनवाइटी का ये मतलब होता है कि जैसे कोई सिंसियर या कोई ऑथेंटिक सॉर्ट ऑफ, जैसे होता है ना बोनाफाइड ऑफर होती है कि एक ऑथेंटिक ऑफर होती है, तो बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ समथिंग अगर वो एंटर होता है इनटू एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, तो इसको बोलते हैं कि तो फिर आपको जरूरत नहीं है। देखो ना, जब अंडर राइटर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है और वो आपकी आप उसके साथ एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर हमारी शेयर्स पूरे सेल ना हुए तो यू विल बाय द शेयर्स ऑन आवर बिहाफ, आप उसको कुछ फी पे करते हैं, और तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की इस तरह से जरूरत नहीं होती, बिकॉज आपके जो ये अंडर राइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर राइटर की बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो फिर उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपके शेयर्स को मेक श्योर करे कि वो सेल हो, और अगर इतनी सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो फिर ही दैट इंस्टीट्यूशन इज बाउंड कि वो आपके सारे जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उनको परचेज कर ले। तो ये बेसिकली बात है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है, यानी कि आपको पहले ही पता है कि आपने किसको शेयर्स ऑफर करने हैं, देन देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। व्हेन वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू राइट्स इशू, यानी कि आपके पहले से एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं एंड यू आर गिविंग देम फर्दर राइट कि आपने अगर बाय करना चाहते हैं तो आप ये शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं, आप बाय कर लें, और वो बाय कर लेते हैं, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है और लोगों को एंगेज करने की। तो इन 3 सिनेरियोज में यू डोंट नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद साइलॉप और प्रोस्पेक्टस में फ़र्क क्या है? साइलॉप हमने बेसिकली डिस्कस किया कि इट इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट जो आप इश्यू करते हैं इन लाइव ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने अभी प्रोस्पेक्टस अब लॉन्च बाकायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को जमा कर दी। बेसिकली ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के केस में होता है, लेकिन यू हैव टू अल्टीमेटली गो टू द इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस आपका बाकायदा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अपनी सारी डिटेल्स, जो यूटिलिटीज हैं रिलेटेड टू द शेयर्स एंड इशुएंस एंड ऑल दीज थिंग्स, कंपनी इंफॉर्मेशन, जो आप कौन रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ एनी स्कैम एंड फ्रॉड, सारी चीज़ें डिटेल्स में जो हमने पिछले डिस्कस की, वो सारी की सारी इसमें आप प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं। तो ये बेसिकली आपका प्रोस्पेक्टस का जो टॉपिक है हमने आज कवर किया है। इसमें एक चीज़ अभी हम मैंने छोड़ी, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वो मैं चाह रही थी कि उसकी उसकी आपके साथ में शेयर करूँगी एक वीडियो जो मैंने देखी थी। लेट मी शो यू, एक दफ़ा मैं ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगर आपको समझ में आती है बात। अच्छा, देखो 2 तरीके कार होते हैं, या एक काम मैं करती हूँ कि मैं वो प्ले करती हूँ, आप उसको सुनें, उसके बाद अगर वो समझ में नहीं आती है देन वी विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है? शैला आप इधर ही हैं? यस सर। अच्छा, अब ये अब मैं प्ले करती हूँ, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपने मुझे बताना है, ओके ठीक है? ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे है बेसिकली, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी आपके साथ, इसको सुनें एंड देन आई विल गेट बैक। ओके मैम। The book building, method of book building, and steps in book building, role of various parties in book building, and how the cutoff price is decided in book building, what is the definition of book building, and everything related to book building will be covered in this video. So let's start. When the corporates grow, they needs fund, and the corporate has these options to raise funds. If they are going for the first time in the market, they can use IPO, or if further on follow-on offer they want to go for, they can issue FPO, or they can use rights issue also.
or they have the other option, that is private placement. Now let's discuss. There are two methods of raising capital in IPO. First is fixed price method and second is book building method. In fixed price method, price at which the securities are offered and would be allotted is made known in advance to the investor. So here the price of the security is already fixed, whereas the quantity is not fixed. In the book building method, the price is not fixed, whereas the quantity is fixed. So quantity is well known in advance, but price is not known. The definition of book building. SEBI says the book building is a process undertaken by which a demand for the securities proposed to be raised, issued by a body corporate is elicited and built up, and the price for such security is assessed for the determination of the quantum of such securities to be issued by means of a notice, circular advertisement, documents or information memoranda or other documents. So this is the definition given for book building. And in simple way we can say that book building is the method of price discovery. The first step in book building is the appoint a merchant banker as book runner. These are the big companies. They have the knowledge of the financial market and they know the industry very well. So the book runner serves as lead underwriter who will usually work with other investment banks to establish an underwriting syndicate, thereby creating the initial sales force for the shares. The book runner will assess the company financials and current market conditions to arrive at the initial value and quantum of shares to be sold to private parties as an IPO or through secondary offering. So they decide that under prevailing market conditions, according to the financial condition of the company, what could be the price band for the share. Then the number of shares to be issued are decided and price band after the discussion with the book runner, the analysis of on the basis of the analysis of the book runner, the price band for the IPO is also decided. So this is the second step in book building process. And the third step is appoint syndicate members. Syndicate members are commercial or investment banks responsible for underwriting IPOs. Syndicate members are usually registered with SEBI or registered as broker with BSE or NSE, and they work as intermediary for issuer company and the buyer of the IPO stocks. Investors submit their bids for IPO shares through syndicate members appointed by the issuer company. So their role is to collect the bids from the investor and submit it to the company. Next, what they do, they keep the book open for bidding. So as per SEBI guideline for the book building public issue, the books needs to be kept open for 3 to 7 working days, which can be extended by 3 days in case of a revision in the price band. Otherwise, it's need to be kept 3 to 7 days. And generally, the companies these days keep the books open for 5 days. The next step is evaluate the bids and finalize the cutoff price. After the closing of the books, the bids received vis-a-vis the price bid by the investor is evaluated, and on the basis of the demand at the price level, the final cutoff price is decided by the underwriter so that the entire issue is subscribed. Generally, you will find that in the issues which are oversubscribed, the cutoff price is the ceiling price, and in the undersubscribed IPOs, the cutoff price would be definitely lower than the ceiling price.
After the cutoff price is decided, the shares are allocated. Those who bid at the price of the cutoff price and above the cutoff price will get the shares at the cutoff price only, and those who bid lower than the cutoff price will not get the shares. So in case if there are more bids above the cutoff price, then it is decided based on the lottery system that who will get the shares. Let's see an example. Suppose a company wants to issue अच्छा जी, बस इतना ही इसमें देखना था। मैंने जस्ट आई वांटेड यू कि आप इसकी सुनें, ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस बता रहा था। अब मैं एक दफ़ा से इसको समराइज़ करती हूँ कि इन्होंने क्या बताया। लेट मी शो यू द स्लाइड्स और उसको देखते हैं। आई होप कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसको बाद में भी देखना। मैं शेयर करती हूँ, मैं समझाती हूँ ज़रा। सेकंड। अच्छा, अब देखो सबसे पहली चीज़ जो ये जानने वाली है इसमें, हम पढ़े थे ये इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस पढ़े थे। ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, ये बेसिकली बुक बिल्डिंग प्रोसेस और फिक्स प्राइस 2 तरीकेकार होते हैं। इन 2 तरीकों का पर्पस, ये क्या तरीकेकार होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि अगर एक कंपनी ने कैपिटल रेज़ करना है ना, तो वो कैसे कैपिटल रेज़ करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी नहीं है और मैंने जाके लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को तो ट्रस्ट ही नहीं होगा मेरे पे, तो मुझे कैसे पैसे देंगे? तो इसलिए 2 तरीकेकार होते हैं। तो 2 तरीकेकार में पहला तरीका ये होता है कि आपका जो एक तरीकाकार फिक्स्ड है, फिक्स्ड में आपकी जो प्राइस है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो ऑफर करने हैं। एक तो तरीका ये है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है बैंक जो मार्केट में जो फॉलो किया जाता है प्रोसेस, दैट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये वो जो उसने जो नाम यूज किया आरबीआई, वो तो उस इंडियन पर्सपेक्टिव में थे, लेकिन प्रोसेस इज ऑल सिमिलर। प्रोसेस क्या है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में? एक जो की पॉइंट है इसमें जानने वाला वो ये है कि आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपको क्वांटिटी का पता होता है, लेकिन आपको प्राइस का नहीं पता होता कि आपने कितनी इसकी शेयर की प्राइस को करना है। ये नॉर्मली फर्स्ट टाइम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसी को कहते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम शेयर्स को मार्केट में लेके जाते हैं और आप फर्स्ट टाइम शेयर्स को लॉन्च कर रहे होते हैं, आपने कैपिटल रेज करना होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स देख लेते हैं। देखते हैं कि स्लाइड में क्या स्टेप्स डिस्कस हुए हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेप्स है थोड़ा सा इसने इसको एलेबोरेट किया हुआ है। उसने जो स्टेप्स बताए थे वीडियो में, वो थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना की पॉइंट्स है, हमको डिस्कस किए। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करती हूँ, बिकॉज आप फिर उसी को बार बार रिपीट पे सुनेंगे एंड देन यू विल फेमिलियराइज विद योरसेल्फ विद दिस बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। बात एक ही है, उसको जब सुन के जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी आसानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले उसने कहा कि जब एक कंपनी मार्केट में जाती है और पहली दफा वो शेयर्स इशू कर रही है और लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं है एंड वो कैपिटल रेज करना चाहती है, तो वो क्या करती है कि वो एक मर्चेंट बैंक को अपॉइंट करती है। मर्चेंट बैंक को क्यों अपॉइंट करती है? उसको टेक्निकल जो टर्म है दैट इज बुक रनर। अच्छा, इसका क्या मर्चेंट बैंक का क्या काम होता है? मर्चेंट बैंक का काम है अंडरराइटिंग करना, अंडरराइटिंग करना। और वो कंपनी चूज भी उसी लीड अंडरराइटर को चूज करती है जो उसे हेल्प करे कंपनी को अपने शेयर्स को मार्केट में फ्लोट करने पे और नेसेसरी कैपिटल रेज करने में जो उसे चाहिए। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको ये बात स्टार्ट में बता दी कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किस प्राइस पे आपने इसको बेचना है लोगों को। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मर्चेंट बैंक, जो आपका अंडरराइटर है ना, उसके साथ मिलकर एक प्राइस बैंड क्या होता है? मतलब कि एक रेंज आप डिसाइड करते हैं कि इस शेयर की कम से कम प्राइस जो है वो 50 रुपए मिसाल के तौर पर 50 रुपए होगी, उससे नीचे नहीं हमने बेचना। और मैक्सिमम जो उसकी प्राइस है वो आपकी 55 रुपए होगी, उससे हमने ऊपर नहीं बेचना। तो जो ऊपर वाली प्राइस है उसको सीलिंग प्राइस कहेंगे, जो नीचे वाली प्राइस है उसे सपोर्ट प्राइस कहेंगे। फिर दूसरा स्टेप मैंने बताया आपको कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको पता है कि क्वांटिटी कितनी होगी, लेकिन आपने जो बैंड है ना, प्राइस बैंड, वो नहीं आपको पता, फिक्स प्राइस का नहीं पता, तो आपने वो डिजाइन किया कि इतना बैंड होगा। या आप म्यूचुअली दोनों पार्टीज, जो मर्चेंट बैंकर आपका अंडरराइटर है, बुक रनर है, वो आपके इशूअर के साथ, यानी कि जो कंपनी जो इशू करना चाहती है उसके साथ मिलकर ये चीज डिसाइड करता है। उसके बाद जब ये चीज डिसाइड हो जाती है, जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो और आपका इशूअर के बीच में चीज डिसाइड हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, सिंडिकेट बैंकर्स अपॉइंट करते हैं। सिंडिकेट का क्या मतलब होता है? सिंडिकेट बैंकर्स में आपके मर्चेंट बैंक्स भी आ जाते हैं, आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर्स भी आ जाते हैं। बेसिकली सिंडिकेट बैंकर से मुराद ये है कि वो इंटरमीडियरीज जो कि हेल्प करें इशूअर और बायर के बीच में ब्रिज करने को। ठीक है, इनका रोल क्या होता है कि ये पैसा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बायर
जो लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो पैसे देते हैं ना, तो वो मेरे से पैसा कलेक्ट करेंगे और जाके जो बायर है, जो इशूअर है ना, जिसने अंडरराइटर की सर्विसेज ली हैं, उस बुक रनर की, उस मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज ली है, उस इशूअर को वो जाके वो पैसे पहुंचा देंगे। तो ब्रिज का रोल करते हैं बेसिकली। तो बुक रनर क्या करता है कि अपॉइंट करता है सिंडिकेट बैंकर्स को, बिकॉज क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, फंडिंग कोई छोटी तो नहीं होती, तो इसलिए सिंडिकेट बैंकर्स अपॉइंट किया जाता है, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट किया जाता है, ताकि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम को समेटा जा सके। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये भी चीज डिसाइड की जाती है कि हमने अपनी बुक बिल्डिंग जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, इसमें हमने कितने दिन तक इनको टाइम देना है कि वो अपनी जो प्रोपोजिशन है, जो बिडिंग है वो कर सकें, जो जितने भी बायर जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। क्योंकि जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसको अपॉइंट करने का पर्पज ये होता है क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी होता है, उसका मार्केट में नाम होता है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन होती है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कितने दिन बुक ओपन रहेगी। 3 से 7 दिन होता है नॉर्मली, जनरल एक प्रैक्टिस होती है ना जो मार्केट में फॉलो की जाती है, और एक जनरल ट्रेंड 5 दिनों का भी होता है। 5 दिनों तक बुक ओपन रखी जाती है बिडिंग के लिए, कि जो भी चाहे वो आके इसमें बिडिंग करे और उसको शेयर्स को परचेज करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट दे दे, सबमिट कर दे। जब 5 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो ये आपके सिंडिकेट बैंकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं कि कितनी बिड्स रिसीव हुई, और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि कितनी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो प्राइस है, कितनी प्राइस पे जाके हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। जितने भी टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, उससे ऊपर की आप फिर ऑब्वियसली वो निगलेक्ट कर देंगे, और जो आपकी जितनी आप जिस बिडिंग लेवल पे आपका जो टारगेट है, जो कैपिटल आपने जितना रेज करना था वो पूरा हो रहा है, उसमें फिर आप देखते हैं कि आपने फाइनलाइज क्या करनी है, प्राइस क्या करनी है। तो ये बेसिक सा इसका प्रोसेस है बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। तो इससे आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाती है, जो आप जिस पे आप डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस पे अगर हमारे पास हम रखे अपना शेयर, जो कि हमारे विद इन द बैंड है हमारे लिए, मतलब ऑब्वियसली बैंड वही डिसाइड होता है ना जो उनके लिए सूटेबल होता है, तो ये विद इन द बैंड है प्राइस, और इस प्राइस पे अगर हम शेयर्स को की सब्सक्रिप्शन को देखें, एवेल्युएट करें, तो हमारा जो जितना कैपिटल हम रेज करना चाहते हैं, हम आसानी से कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो वो फिर आप उसको फिक्स कर लेते हैं उस प्राइस को, और उस प्राइस पे फिर जितने जितने लोगों ने उतने उस प्राइस से बिड की होती है, उन लोगों को आप शेयर जो है वो दे देते हैं, और उनके बदले उनसे पैसे जो है वो ले लेते हैं। और देन वो जो मर्चेंट बैंकर होता है वो क्या करता है कि वो अपनी जो सर्विसेज के बदले जो उसने इशूअर को दी, उसके बदले उनसे फीस वसूल कर लेता है, और जितनी जो पर्टिकुलर अमाउंट जो कैपिटल इशूअर को रिक्वायर्ड था वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो उसमें बताया हुआ है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कैपिटल कैसे रेज होता है, क्या सिनेरियो होता है, यू शुड नो अबाउट इट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था जो मैंने डिस्कस किया। इसकी कुछ जो स्टेप्स जो उसने डिस्कस किया, जो वीडियो मैंने बताया, वो उसकी रिकॉर्डिंग में भी आए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। एंड स्टिल इफ यू वांट मोर कि आपने उसको पूरा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छी सी एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए आई इंक्लूडेड दैट, ताकि आपको एक क्लैरिटी से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, और आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आती है तो उसका मतलब उसकी तो आ ही जाएगी। तो इसको देखें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, इसको दोबारा देखिएगा। इस पूरे के पूरे टॉपिक में ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ बिट टेक्निकल, जो कि लोगों को समझने में थोड़ी सी लगती है मुश्किल, तो इसलिए फिर मैंने इस बार थोड़ी सी कोशिश की कि मैं कुछ और कोई एक डिफरेंट वॉइस सुनेंगे आप, तो उसमें भी शायद आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। तो इसको सुनना, इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज करना। इसमें ये वाला प्रोसेस है ना, ये जो प्रोस्पेक्टस में ये इज अ बिट टेक्निकल, बाकी चीजें इजी गोइंग है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आगे आगे आप देखेंगे जो मैं मीटिंग्स डिस्कस करूंगी, एंड जब मैंने डिस्कस अबाउट द लिक्विडेशन, जो कोई बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप देखेंगे दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल। तो यहाँ तक का था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको